नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और ह्यूमैनिटीज़ में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1, अध्याय 1, ईंटें, मनके और अस्थियां। तथा इसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। आखिर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, ईंटें, मनके और अस्थियां क्या थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता बेसिकली है क्या? सभ्यता जानने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है संस्कृति के बारे में। तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति एक जो चीज़ है वो बेसिकली हम तब पढ़ते हैं जब एक पर्टिकुलर एरिया, पूरा वस्तु के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर एक विशेष कालखंड, एक पर्टिकुलर समय के लिए तथा एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जब चीज़ों को देखा जाता है, वहाँ के रहन सहन को देखा जाता है, खान पान को देखा जाता है कि क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पहनावा है। इन सभी चीज़ों की वजह से एक संस्कृति का विकास होता है। आप जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो आप कभी भी विजिट करेंगे तो वहाँ के लोगों या फिर दिल्ली के लोग या फिर लद्दाख के लोग, इनका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। या साउथ में चले जाएं कहीं भी तो वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कल्चर है। तो उसी को कल्चर कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। तो संस्कृति एक छोटे से एरिया के लिए होता है, जबकि सभ्यता, जैसे भारत की एक सभ्यता होगी लेकिन किसी एक राज्य की संस्कृति होगी। सपोज कीजिए आप दिल्ली की संस्कृति, दिल्ली का कल्चर क्या है, अलग है। वैसे ही अगर हम भारत की सभ्यता की बात करें तो वो अलग है। तो दिल्ली या फिर और भी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, भारत की सभ्यता का विकास करते हैं। ठीक है। तो संस्कृति शब्द जो है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, किसके लिए, पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी अलग अलग संस्कृति थे, जैसे जोरवा संस्कृति, ठीक है, और भी ऐसे ही माधवपुर संस्कृति, और भी डिफरेंट डिफरेंट संस्कृति का विकास हुआ था। जब ये संस्कृति मिलकर एक बड़े एरिया में विकास करते हैं तो क्या बना देते हैं, उसको सभ्यता बना देते हैं। तो ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसको हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसके दो रीज़न है, जरा हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है जब 1921 में, कब, 1921 में दयाराम साहनी, कौन, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया जाता है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने एक जगह पे खुदाई की जिसका नाम था हड़प्पा। और इस जगह पे जब साक्ष्य मिले, साक्ष्य, साक्ष्य को ही हम स्रोत भी बोलते हैं, इतिहास के स्रोत, जो स्रोत मिले उनका जांच पड़ताल करवाया तो पता चला कि वो स्रोत लगभग 5,000 साल पुराने थे। कितने साल? 5,000 साल पुराने। और उन्हीं सभ्यता को इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम जो उस समय के पुरातत्वविद हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, भारतीय पुरातत्वविद विभाग, उस विभाग के क्या थे, डायरेक्टर थे, अध्यक्ष थे। और उस डायरेक्टर पद पर इन्होंने घोषित किया कि हमने एक नई सभ्यता को खोज निकाला है। और वो कब घोषणा की गई? 1924 में। इसके बाद एक इसी साल में 1921 के जस्ट एक साल बाद 1922 में एक और नाम हुआ, आर डी बनर्जी, जिसको हम बोलते हैं राखल दास बनर्जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक जगह पे खुदाई की जिसका नाम था मोहन जोदड़ो। आप अगर कभी मूवी देखते हो, किसकी, ऋतिक रोशन की, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऋतिक रोशन जो हैं, उन्होंने क्या किया था, मूवी बनाया था मोहनजोदड़ो के नाम से। तो इस सभ्यता का विकास इसी समय हुआ। और इन माना जाता है कि ये सभ्यता जो हुआ है विकसित बेसिकली किस समय हुआ, लगभग 5,000 साल पहले। कितने साल पहले? 5,000 साल पहले।
एक सेकेंड। ठीक है भाई। अब देखो, तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। अब इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि पहली सभ्यता जो खोजी गई थी वो हड़प्पा सब जगह पे खोजी गई थी, इसीलिए क्या कहा गया इसको? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्या हो गया इसे? ये ऊपर कैसे जाएगा? हाँ, चला फाइनली। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा जगह पे खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा के नाम से जाना जाने लगा। दयाराम साहनी ने जो खोजा 1921 में हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अब सोच रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इमेज में अगर देख पा रहे होंगे, तो जो सभ्यता पहली बार खोजी गई और वो बार बार खोजी जाने लगी, और भी अलग अलग बहुत सारे जगहों पर जब खोज हुई, जैसे लोथल या फिर आप चोलिस्तान, मांडा, ये सारे जो जगह थे, वो एक नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये सारी सभ्यताएं सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसीलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया। पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में के रावी नदी। अब देखो, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। लेकिन रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। के बाएं तट पर स्थित है। लगभग, अब इसका टाइम पीरियड बता रहा है। किसका टाइम पीरियड? हड़प्पा सभ्यता का। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व जो है, ये मैच्योर हड़प्पा या हड़प्पा काल कहा जाता है इसको। ठीक है। काल निर्धारण किया गया है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो था ये लगभग सिंधु नदी के आसपास के एरियाज में ही बसा हुआ था। सिंधु नदी जाके कहाँ मिल जाती है? हाँ, अरब सागर में मिल जाती है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से अब इसके आसपास, जैसे रावी नदी है, इस रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो इस सिंधु नदी के किनारे ही है। ठीक है भाई। ऐसे ही और भी, जैसे अगर यहाँ गुजरात की बात करें हम, तो इस गुजरात में यहाँ लोथल है। ठीक है। यहाँ चोलिस्तान, और भी बनावली। बनावली जो है हमारे हरियाणा में है। इन सभी चीज़ों की भी बात करेंगे। ऐसे ही कालीबंगान। तो अलग अलग जगह बहुत सारे ढूंढे गए, बंगाल नहीं, बंगाल। ओके। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता। अब देखो, शुरुआत में जब खोजा गया तो इसका एरिया कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो इसका माना गया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब चार जगह की बात कर लेंगे हम। ठीक है। तो इधर नीचे जो है वो है दाइमाबाद। क्या है? दाइमाबाद। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये है आपका आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। और ये है आपके मेरठ जिले में। और मेरठ कहाँ है? यूपी में। ये जगह जो है हमारा नॉर्थर्न पॉइंट, इसको हम बोलते हैं मांडा, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ जो है
ये है सुत का गैंडोर, नहीं, एक सेकेंड, हाँ, सुत का गैंडोर। क्या है? सुत का गैंडोर। और ये कहाँ है? ये अभी के टाइम में बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। तो ये फैलाव है इसका, यहाँ से इस तरीके से अगर इतना फैला हुआ है तो इस एरिए को अगर नापा जाए तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। लेकिन वो अब धीरे धीरे और जैसे इधर फैल गया, इधर मिल गया, कोई भी जगह मिल गया, तो वो अब पहुंच चुका है 15 से 20 लाख तक। ठीक है। पहले इसका नाम सिंधु सरस्वती सरस्वती संस्कृति भी सुझाया गया, लेकिन बाद में उपयुक्त नाम क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता ही रखते हैं, यही ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। अब देखो, सिंधु सभ्यता ने महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर कितने अभिलेख मिले हैं? 2467 अभिलेख सबूत मिले हैं। और अब ये कहाँ कितना पहुंच गया है? 3000 के आसपास अभिलेख पहुंच गया है। इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 2600 से लेकर 1900। हड़प्पा संस्कृति के भाग चरण भी हैं, 3 चरण में डिवाइडेड है। ये लगभग 3300 से माना जाता है 2600 तक। और ये जो विकसित हड़प्पा है उसका टाइम पीरियड है 2600 से लेकर 1900 BCE, ईसा पूर्व जिसको बोलते हो आप, ईसा पूर्व है। और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का टाइम पीरियड जो डिक्लाइन पीरियड माना जाता है वो 1900 के बाद लगभग 1600 BCE तक है। ये डिक्लाइनिंग फेस है। क्या है? डिक्लाइनिंग, मतलब पतन का टाइम है ये। किसके पतन का? हड़प्पा संस्कृति के पतन का। अब बीसीई का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। एनियो डोमिनो क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म वर्ष को कहा जाता है। और बिफोर प्रेजेंट मतलब आज से पहले। बीपी का मतलब क्या है? आज से पहले। इसको हम सीई भी लिखते हैं, जो कि कहते हैं कॉमन एरा, कॉमन एरा। और हिंदी में ईसवी बोलते हैं। ठीक है भाई। चलो, हड़प्पा सभ्यता की खोज बताया मैंने 1921 और 22 में किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। और राखल दास बनर्जी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। सर जॉन मार्शल जो थे वो द्वितीय डायरेक्टर थे, दूसरे डायरेक्टर थे ASI के। ठीक है। 1856 में जब, अब ये स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे पता चला, कराची और लाहौर के बीच पहली बार क्या बनाया जा रहा था? रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है और भारत में भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 1856 की बात कर रहे हैं कराची के आसपास, वो कहाँ था? पाकिस्तान में था। जिसे कर्मचारियों ने क्या समझ लिया? खंडर समझ लिया। और यहाँ की हजारें ईंट उखाड़ कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में भी इन लोगों ने किया। प्लस आसपास के लोग जो थे उन लोगों ने भी यहाँ से ईंटें चुरा के क्या करे, उन्होंने घर बना लिए। ठीक है। लेकिन यही नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। उन्होंने देखा कि भाई ये खंडर है, कुछ होगा 100-200 साल पुराना, किसी ने बनाया होगा। तो इन्होंने क्या किया, वहां से उठाया और उसका क्या बना दिया? रेलवे लाइन में यूज कर लिया। अब अगला नाम है जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन। दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत तो दिया, लेकिन कोई भी उत्खनन कार्य नहीं किया इन्होंने। लेकिन बाद में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने पहली बार कब? 1920 और 21 में इसको खोदना शुरू किया। जब खोदना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि भाई ये जो है सामान 5000 साल पुराना है, तो कुछ ना कुछ तो है। तो उसी के सीरीज में 1922 में राखल दास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो को खोद दिया और वहां से भी उनको बहुत सारे साक्ष्य मिले, जो कि किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। लेकिन हड़प्पा जो इन्होंने उत्खनन किया वो किस नदी के किनारे है? वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है। अब इन्होंने देखा कि राखल दास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन, कहाँ का? कुषाण के टाइम का भी उनको साक्ष्य मिला। बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे, लेकिन जब ज्यादा उत्खनन किया गया तो निचले स्तर पर पाया कि ये तो और भी ज्यादा पुराना, जो कि 5000 साल हो सकता है, जो कि कुषाण के और बौद्ध के टाइम से बहुत पहले का टाइम है।
तो इस तरीके से किसको खोज किया गया? हड़प्पा सभ्यता, एक नई सभ्यता जो कि बाकी 4 सभ्यताओं से अलग। 3 सभ्यताएं, अब तक टोटल 4 सभ्यताएं खोजी गई हैं। कितनी? 4। कौन कौन सी? देख लो, सबसे पहले है मिस्र, जिसको हम इजिप्ट भी बोलते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया, जो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, मैसूस। और उसके अलावा चाइनीज, चाइनीज सभ्यता। ये 3 सभ्यताएं, लोग जानते थे कि दुनिया में 3 सभ्यताएं थी, लेकिन चौथी सभ्यता जो कि नई खोजी गई वो थी हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। तो ये थी हमारी चौथी सभ्यता। तो 3 सभ्यता पहले से खोजी गई थी। अब मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि मृतकों का टीला कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे मृतक के डेड बॉडीज मिले, और मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों का टीला कहा जाता है, सिंध का बाग, सिंध का नक्कल स्थान। नक्कल स्थान मतलब वही स्थान जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है। ठीक है। अब इन दोनों उत्खनन के बाद 1924 में डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। और लंदन वीकली नामक, किस पत्रिका में? लंदन वीकली नामक पत्रिका में इन्होंने क्या किया? इस चीज को पब्लिश कर दिया कि सिंधु सभ्यता के नाम से हमने एक सभ्यता खोज निकाला है। अब यही अगला क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो ये आप सभी आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का सिंधु नदी के घाटी क्या होता है? जैसे मान लो ये सिंधु नदी है, इसके और भी सहायक नदियां हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इसके आसपास का जो ये पूरा एरिया होता है उसको ही हम घाटी बोलते हैं। इंग्लिश में वैली बोला जाता है। तो इसी वैली में जो सभ्यताएं मिली हैं, जो अलग अलग शहर मिले हैं, इसी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की भी अलग विशेषता है, लिपि जो कि आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। अब देखो, इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो अगर देखा जाए तो 3 भागों में। एक तो है हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जिसमें हम लिपि के बारे में पता ही नहीं है। लिपि मतलब कोई भी लिपि, कोई भी लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले। अब है आधैतिहासिक, आधैतिहासिक में लिपि तो मिलता है, आधैतिहासिक में लिपि मिलता है, लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। लिपि तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगला है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि भी मिला है और उस लिपि को हम पढ़ भी पाए। तो आधे ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है क्या? इंडस सिविलाइजेशन। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि है उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते हैं, अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, आज तक उसकी मीनिंग नहीं निकाल सके। कुछ लोगों ने और भी कोशिश की और प्रयास जारी है अभी भी, लेकिन अभी तक भी उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। प्रमाणित रूप से, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा जा सकता है। लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और दूसरे नंबर पर है हड़प्पा, जहां से उसके अक्षर मिले हैं। और सबसे बड़ा अक्षर कहाँ से मिला है? धौलावीरा से, जिन्हें नोटिस बोर्ड का भी प्रतीक मानते हैं, मतलब नोटिस बोर्ड पर भी इसको यूज किया जाता था। अब इस लिपि की क्या विशेषता है? इस लिपि की विशेषता है कि ये भाव चित्रात्मक है और इसमें लगभग 375 से लेकर 400 सिंबल्स हैं। देख रहे हैं कितना ज्यादा है। अभी के टाइम में अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करो तो 26 हैं सिर्फ। ऐसे हिंदी में भी 50 से ज्यादा, लगभग 50 के आसपास है। लेकिन अगर आप उस टाइम के लिपि की बात करें, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें, तो वो आपको 375 से 400 तक मिलता है।
और देखो, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी। जिस सभ्यता को दोनों ओर से लिखा जाता है उसको बोलते हैं ब्रुस्टो फेदेन। ठीक है भाई, चल। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है सेल खड़ी। अब सेल खड़ी एक प्रकार का पत्थर होता है जिस पर मुहर बेसिकली बनाए जाते थे। किस पदार्थ के? पदार्थ नहीं था ये, मतलब बेसिकली पत्थर था। तो मुहर बनाने के काम किसको लाया जाता था? सेल खड़ी को। एक पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार की मोहरें जिन्हें आयताकार या फिर वर्गाकार मिलते थे। बेसिकली आयताकार पर केवल लेख लिखे मिलते थे, लेकिन वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों ही मिलते थे। मेसोपोटामिया की 5, अब ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 बेलनाकार मोहर कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहर कहां से मिली है? लोथल से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहां से? संगमरमर की मोहर। वाओ, किसके? संगमरमर के मोहर कहां से मिली है? लोथल से। और ये बनी कहां थी? ये बनी थी फारस में। ये क्या दर्शाता है? कि वहां पर ट्रेड या फिर व्यापार हुआ करता था दूर दूर के देशों से, जैसे कि आप फारस से देख रहे हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता, अब देखो, सिंधु सभ्यता के अस्थि पंजर जो मिले हैं उसमें प्रोटो ऑस्ट्रॉयल, भूमध्य सागरीय या अल्पाइन या मंगोलियन ये हुआ करते थे। ये लेकिन आपके सिलेबस से हट गया है तो हम भी हटा देते। ठीक है भाई। अब सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता के बारे में हम पढ़ लेते। तो क्या है विशेषता? सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है ये कांस्य युगीन है। अब कांस्य युगीन का क्या अर्थ है? देखो, ये लोग कांसा बना सकते थे। कांसा बनाने के लिए कॉपर और टिन का यूज किया जाता है। कॉपर प्लस टिन, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रॉन्ज, जिसको हम कांसा भी बोलते हैं, कांस्य। अब इस कांस्य की वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है भाई। अब देखो, कांस्य युगीन सभ्यता, कॉपर और टिन। अब ये टिन मिलता था इन लोगों को अफगानिस्तान से। कहां से मिलता था? अफगानिस्तान से। और इनको कॉपर कहां से मिलता था? कॉपर मिलता था राजस्थान से। ठीक है। तो कॉपर अफगानिस्तान और कॉपर राजस्थान और टिन अफगानिस्तान, जिसकी वजह से दोनों को मिक्सचर करके हम बनाते हैं ब्रॉन्ज, कांस्य, और इसी की वजह से इसको कांस्य युगीन भी कहा जाता है। व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में महत्व, वाणिज्य मतलब बेसिकली कॉमर्स, बिजनेस वाला काम। ठीक है। व्यापार और बिजनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था इस समय सभ्यता में। ठीक है। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति तथा प्रतीक जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त हुई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष से होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण नगर के अवशेष मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इस तरह से अलग अलग चीजें मिली हैं। जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हथियार नहीं मिला, औजार भी नहीं मिला है। अगर औजार हथियार मिलता तो हम लोग सोच सकते थे कि ये आपस में लड़ाई भी ज्यादा किया करते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो शांतिवादी दृष्टिकोण रहा होगा। अब समष्टिवाद दृष्टिकोण, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा विशाल स्नानागार मिला है जो कि मोहनजोदड़ो से। धौलावीरा एवं जूनीकरण से, जूनीकरण ये गलत है, धौलावीरा से क्या मिला है? हमें स्टेडियम मिला है। जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन, क्या मिला है हमें? सभा भवन भी मिला है। सभा मतलब असेंबली। असेंबली में ये लोग इकट्ठा होते होंगे और उसमें क्या किया जाता होगा? डिस्कशन किया जाता होगा कि आगे किस तरीके से कैसे कैसे चीजों को हमें बढ़ाना है। ठीक है भाई, चल। सैंधव वासी, सैंधव एक जगह है, वहां के वासी लोहे से परिचित नहीं थे। मतलब इस हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा काल है, इस हड़प्पा काल के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं। लोहे का आविष्कार कहाँ माना जाता है? महाजनपद काल के। महाजनपद, जो कि आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, उस समय लोहे का आविष्कार माना जाता है।
लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिले से अंतरची खेड़ा से मिला है, जिसका समय देखो, समय क्या है, 1050 ईसा पूर्व, जो कि इस समय कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल चल रहा था इस समय। कौन सा काल, वैदिक काल। और इस वैदिक काल के जस्ट बाद का जो समय है वो महाजनपद काल है। महाजनपद काल में लोहे का बहुत ज्यादा प्रयोग है। तो इसी समय सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे। ये लोग परिचित किससे थे, कांस्य से, कांसा से, इससे परिचित थे। अब इसके प्रमुख स्रोत क्या है, हमें जानकारी कैसे मिलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो वहां के आवास, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार, औजार मतलब ऐसे टूल्स, हथियार नहीं, लड़ाई वाले औजार नहीं, मतलब जो हल हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे औजार होते हैं उनसे, या फिर मोहर मिला है, इमारतें जो खुदाई से मिले हैं, और वहाँ पर सिक्के भी मिले हैं। ये सारे क्या हैं, हमारे हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में, चनूदड़ो पाकिस्तान में, कोट डीजी पाकिस्तान में, धौलावीरा पाकिस्तान गुजरात में, और लोथल गुजरात में, कालीबंगान। अब देखो गुजरात में क्या हो गया, नागेश्वर, धौलावीरा और लोथल, ये तीन शहर जो हैं वो गुजरात में है। पाकिस्तान में भी तीन है, ये देखो। राजस्थान का एक मिल गया हमें, कालीबंगान, कालीबंगान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो मिल गए हमें हरियाणा से, तो ये याद रखना है। अब हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन और वास्तुकला, नगर कैसे बनाए जाते थे, कैसे बजाए बसा था, क्या क्या चीजें थी उसमें, तो इसमें बेसिकली हम मोहनजोदड़ो के बारे में इसमें पढ़ेंगे। किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, तो नगर योजना, भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन, विशाल स्नानागार, अन्न भंडार, ये सबसे बड़ा कोई इमारत मिला है तो वो है अन्न भंडार। उसके अलावा ये जल निकास प्रणाली माना जाता है कि बाकी चारों, तीनों, तीन सभ्यता थी इसके अलावा, जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया और चाइनीज, इन तीनों सभ्यता से बिल्कुल ही अलग थी जल निकास प्रणाली। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और ये आगे चलता रहेगा हमारा, लगभग 3 वीडियो में ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।